अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस के फोर्थ लेक्चर के अंदर अब तक हमने कंपाइलर आरडी की इंस्टॉलेशन जो है वो करके देख ली। अब हम कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो है वो स्टडी करेंगे और हमारे इस लेक्चर का टाइटल है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक डेफिनेशन आपके सामने है और इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ऑथर जो है वो कहता है राइट प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द डोमेन ऑफ प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। जी, इस लाइन के अंदर ऑथर जो है वो कह रहा है कि जब हम यह प्रोग्राम को राइट करें इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की टर्मिनोलॉजीज के अंदर इन द डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो जो हमारे किसी प्रॉब्लम की डोमेन में जो मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंगली या उनकी टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने प्रोग्राम को राइट करें। So the part of the program development process involves designing a set of types to suit the problem context। और जो हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट का प्रोसेस हो उसके अंदर हम इस तरह की टाइप्स जो है, टाइप से मुराद यहाँ पर डाटा टाइप्स है, ऐसी डाटा टाइप्स जो है वो यूज़ करें कि जो हमारी प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करें। आसान लफ्ज़ों में डोमेन जो है वो कहा जाता है एरिया ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस फील्ड से बिलोंग करती है, किस एरिया से बिलोंग करती है, किस टाइप की प्रॉब्लम है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर, जिसके अगेंस्ट जो है, जिसके सोल्यूशन के लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर उस प्रॉब्लम की डोमेन के अंदर, डोमेन अभी मैंने बता दिया एरिया, उस प्रॉब्लम की डोमेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज़ या उनकी टर्म्स जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। और जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसके अंदर हम डाटा टाइप्स इस तरह से बनाते हैं कि हमारा जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे प्रॉब्लम के सियाक़ व असबाक़, उसके महल वक़ू या उसकी अकरेंस, उसके सरकमस्टांसिस को जो है वो फुलफ़िल करें। तो ऐसे प्रोग्राम को या ऐसी प्रोग्रामिंग को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ, उससे आपको ये बातें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी, ये कुछ आपके सामने जो है वो डोमेन्स हैं और आगे जो है उनके अंदर जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देखें, सबसे पहली जो एग्जांपल है उसके अंदर है बैंक। अब बैंक क्या है, बैंक के अंदर क्या कुछ होता है? बैंक के अंदर जो है आप अकाउंट्स ओपन कराते हैं, अकाउंट्स के अंदर बैलेंस जो है वो मॉनिटर किया जाता है, बैलेंस के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट डेबिट करते हैं। इसी तरह से बैंक के अंदर जो है वो आप चेक जो है वो सबमिट करते हैं या चेक कैश करवाते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक के अंदर। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एक बैंक जो है वो परफॉर्म करता है, जो यूज़र जो है बैंक के अंदर परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर देखें, बैंक जो है वो हमारी एक डोमेन है, एक स्पेसिफिक फील्ड है, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्किंग है जहाँ पर लोग जो है वो जाकर कुछ सर्विसेज जो है वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, हम बैंक से जो है वो सर्विसेज लेते हैं। तो बेसिकली बैंक क्या है, बैंक जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर डोमेन को। उसके बाद बैंक के अंदर जो मैंने नाम लिए अकाउंट, चेक, ट्रांजैक्शन, ये डिफरेंट जो है हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम बैंक के अंदर यूज़ करते हैं। अकाउंट के अंदर देखें, अकाउंट का बैलेंस आ सकता है, अकाउंट की ओपनिंग डेट आ सकती है, अकाउंट की टाइप आ सकती है। इसी तरह से चेक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, चेक का टाइटल, चेक के ऊपर जो है अमाउंट आ सकती है। इसी तरह से चेक की डेट आ सकती है, चेक का नंबर आ सकता है, ट्रांजैक्शन आ सकता है।
ट्रांजैक्शन की आईडी आ सकती है, ट्रांजैक्शन की डेट आ सकती है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आ सकती है। तो इसी तरह से बैंक के अंदर जो है अकाउंट होल्डर जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, कैशियर, बैंक मैनेजर, ये सब जो है बैंक की डोमेन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर आते हैं क्रिकेट की एग्जांपल के ऊपर। आपने क्रिकेट की गेम जो है वो देखी होगी। क्रिकेट की गेम के अंदर जो है हमारे पास देखें एक स्पेसिफिक डोमेन है। जब हम क्रिकेट या किसी भी फुटबॉल कह लें या बेसबॉल कह लें, कोई भी जो है आप गेम देखें, तो इन फिजिकल गेम्स के अंदर जो है आपको हमें कंसेप्ट आता है टीम। टीम का कि टीम क्या होती है, प्लेयर क्या होते हैं, और गेम के स्कोर्स जो है वो किस तरह से काउंट किए जाते हैं। तो ये टीम, प्लेयर, स्कोर, ये इसके रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, और क्रिकेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डोमेन को। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है कार की। कार के अंदर आप देख सकते हैं कार का ब्रांड नेम, कि कार जो है वो किस कंपनी ने बनाई, होंडा ने बनाई, सुजुकी ने बनाई, टोयोटा ने बनाई। उसका मॉडल जो है वो कौन सा है, मॉडल का नंबर भी हो सकता है, और मॉडल की जो है आइडेंटिफायर भी हो सकता है। इसी तरह से कार के अंदर जो है वो अगर 4 सीट कैपेसिटी है, 5 सीट कैपेसिटी है, या 7 सीट कैपेसिटी है, कार का कलर कौन सा है। तो ये कार के जो डिफरेंट आपको प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी कार के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कार की डोमेन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर डोमेन है जिसके अंदर स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स की रिजल्ट्स होते हैं, फ़ीस होती हैं, टीचर्स की सैलरीज हैं। तो ये सारे जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो है आपके जहन में कुछ आइडिया क्रिएट हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, डोमेन की जो उसने बात की, और कॉन्टेक्स्ट की जो उसने बात की, उससे क्या मुराद है। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले जो है वो हमारे पास कौन सा जो है प्रोग्रामिंग का मॉडल जो है वो अवेलेबल है, और प्रोग्रामिंग का बेसिकली स्टाइल जो है वो कौन सा अवेलेबल है, किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो कहता है प्रॉब्लम विद द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग का स्टाइल जो है वो हम यूज़ करते थे, वो था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर जो है यहाँ जो हमारा जो है हमें टर्म मिल रही है वो है हमें जो पहला पॉइंट है इसका, वो कहता है सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डाटा टाइप। कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं, उनके ज़रिए हम अपने जो है प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो प्रोग्राम की फॉर्म के अंदर बनाते हैं, या प्रोग्राम की शक्ल में जो है वो हम तैयार करते हैं। तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स कौन सी हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर। इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, अरेज, ये सारी की सारी जो है वो हमारी फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनको जो है प्रिमिटिव टाइप्स भी बोला जाता है, बिल्ट इन टाइप्स भी बोला जाता है। तो वो कहता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो फंडामेंटल डाटा टाइप्स के ऊपर होता है। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसके अंदर देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम जानते हैं कंप्यूटर जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करता है। तो हम क्या करते हैं, फर्ज कर लें कि हमने जो है एक सोर्स कोड की फाइल ओपन की, और अपने तमाम प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो है वो हमने लाइन बाय लाइन जो है उसके अंदर लिख दी, और फर्ज कर लें कि वो स्टेटमेंट्स जो है वो 300 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपका कंप्यूटर या आपका जो एग्जीक्यूटर है वो क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन एक एक स्टेटमेंट को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो इस किस्म की प्रोग्रामिंग के स्टाइल को जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कि आप जो है प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा प्रोग्राम एक लीनियर वे के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर जो है आप लिख दें, और आपका कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से जो थोड़ा एडवांस स्टाइल हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर देखें, अगर आपकी वो अगर 300 लाइन का जो है वो आपका कोड था उस फाइल के अंदर, फ़र्ज़ कर लें कि वो अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका सारा कोड जो है 3000 लाइनों का हो जाता है।
तो अब 3000 लाइनों के प्रोग्राम को एक ही फाइल के अंदर लिखने से, या एक ही जो है आपने लीनियर वे के अंदर अगर लिख दी सारी लाइंस, तो इसको जो है अगर इसके अंदर कहीं एरर आता है तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके डिबगिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो एक काम जो है वो बार बार करना पड़ता है, तो वो काम करने के लिए आपको एक जैसी स्टेटमेंट जो है उसके अंदर बार बार नज़र आएंगी। तो ऐसे सिनेरियो में जो है आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोग्राम की वो जो 3000 लाइन ऑफ कोड्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं आप छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स को, जिनको आप नाम देते हैं फंक्शंस का, कि आपने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया फंक्शंस के अंदर और रिक्वायर्ड प्लेसेस के ऊपर जो है आपने फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया। तो अब आपके अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को जो है वो टेस्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ से रिमूव करेंगे, बाकी जो आपका प्रोग्राम होगा वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको जो है हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर वो प्रोग्राम का जो आपने फंक्शन बनाया होगा वो फंक्शन जो है उसके अंदर जो भी जो है वो बग था आपने रिमूव कर दिया, जो भी एरर था आपने रिमूव कर दिया, और उसको अगर आप जो है वो 10 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, 50 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है वो एरर नहीं आएगा। प्रोसीजरल के अंदर आपको वो स्टेटमेंट जो है बार बार रिपीट करनी थी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से जब आप फंक्शन आपने बना दिए तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, और जब आप मुख्तलिफ फंक्शंस को जो है वो कंबाइन कर देते हैं तो उसको नाम दिया जाता है मॉड्यूल का। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कुछ बुक्स के अंदर जो है आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी प्रोसीजरल स्टाइल की, या इसको पैराडिगम भी बोला जाता है। फिर वो कहता है फंडामेंटल टाइप्स डू नॉट अलाउ यू टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और इवन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स वेरी वेल। वो कहता है कि फंडामेंटल टाइप्स जो अभी हमने बात की, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वो कहता है इनके ज़रिए आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक से जो है उनको प्रोग्राम के अंदर जो है बना नहीं सकते। आगे एग्जांपल देता है, वो कहता है नॉट पॉसिबल टू मॉडल अ क्रिकेट प्लेयर रियलिस्टिकली इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंट और डबल वैल्यू और एनी अदर फंडामेंटल डाटा टाइप। अब एक क्रिकेट प्लेयर है तो आपने उस क्रिकेट प्लेयर, आप जानते हैं कि क्रिकेट की टीम के अंदर जो अगर 11 प्लेयर्स हैं तो उन सब की अगर आपने रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर बनानी है तो आप क्या करेंगे, हर प्लेयर के लिए उसके नाम के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लें। इसी तरह से अगर आपने उसको कोई नंबर या आईडी असाइन किया हुआ तो उसके लिए आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे, और उसकी अगर आपने रैंकिंग रखी है तो रैंकिंग के लिए एक वेरिएबल आपको लेना होगा। तो 11 प्लेयर्स के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेयर की, उनको स्टोर करने के लिए आपको मल्टीपल जो है वो वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसी बात को आगे वो कहता है यू नीड सेवरल वैल्यूज ऑफ द वैरायटी ऑफ द टाइप्स फॉर एनी मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर। वो कहता है आपको बहुत सारी डाटा टाइप्स का सहारा लेना पड़ेगा एक क्रिकेट प्लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर मल्टीपल प्लेयर्स आपके अवेलेबल हैं या मल्टीपल जो है आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको जो है बहुत सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे इश्यूज आएंगे कि आप वेरिएबल का नाम क्या दें, प्लेयर 1 नेम, प्लेयर 2 नेम, प्लेयर 3 नेम, आप इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना फिर भी मुश्किल होगा। अगर फर्ज कर लें कि यही प्लेयर जो है अगर आपके प्लेयर से हट के अगर आपकी स्टूडेंट की क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो आपके 50 प्लस हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी लार्ज कम्युनिटी के अंदर जो है वो बात करते हैं कि आपने देखना है कि जी हमारे एक पार्टिकुलर प्रोविंस के अंदर जो है जितने भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने स्टोर करना है, तो आपको वेरिएबल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो मैनेज करने होंगे, तो उनको जो है वो मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उनकी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो किस तरह से करेंगे कि वो सारे जो है वो आपको याद रहें। तो उसके अंदर जो है एरर्स आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर या फंडामेंटल डाटा टाइप्स के अंदर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्राम के अंदर बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब वो कहता है कि क्लासेस जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। वो कहता है अ क्लास टाइप कैन बी कंपोजिट of variables or other types or the fundamental types of the other class types। क्लास क्या है? वो कहता है क्लास जो है वो हमारी
कंपोजिट टाइप है मुख्तलिफ वेरिएबल्स या दूसरी टाइप्स का। मतलब हम क्या करते हैं कि हम एक कंपोजिशन बनाते हैं, हम मुख्तलिफ जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं उनको मिलाकर एक नई डाटा टाइप बनाते हैं। इसलिए क्लासेस को जो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी बोला जाता है और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स भी बोला जाता है। फिर इसके बाद अगली बात वो करता है अ क्लास कैन हैव फंक्शंस। की क्लास के अंदर जो है हमारे जो है वो फंक्शंस भी आ सकते हैं। क्लास को डिफाइन किस तरह से किया जाता है, वो कहता है डिफाइन अ क्लास टाइप। आप जो है क्लास टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं कि उस क्लास के अंदर जो है कौन कौन से आपके पास जो है वो वेरिएबल होंगे। फिर आप क्या आगे कहता है डिफाइन वेरिएबल्स इन द क्लास। तो क्लास का आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन किए, जस्ट एज यू डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ द फंडामेंटल। जिस तरह आप एक नॉर्मल जो है वो वेरिएबल्स बनाते हैं तो आप उन सारों को मिलाकर जो है एक नई डाटा टाइप जो है वो बना सकते हैं। यू कैन डिफाइन अरेज ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं क्लासेस की जो है वो अरेज भी बनाई जा सकती हैं। जिस तरह आप इंटीजर की अरे बना सकते हैं, आप फ्लोट की अरे बना सकते हैं। वैसे वो कहता है कि जो आपने फंडामेंटल टाइप्स को मिलाकर एक नई टाइप बनाई, उस नई टाइप की भी आप अरेज जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद वो कहता है ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स और द अरे एलिमेंट्स वुड बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द सेम सर्टन क्लास। तो जिस क्लास की आपने अरे बनाई है तो अरे का हर एलिमेंट जो है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट या उसकी इंस्टेंस, जिस क्लास का आपने अरे बनाया। तो आप जब भी क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, जो आपने नई डाटा टाइप बनाई उसका वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। और इंस्टेंस भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। तो सिंपली जो है आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर वो कहता है यू कुड क्रिएट एंड मैनिपुलेट एज मैनी क्लास ऑब्जेक्ट्स एज यू नीड इन अ प्रोग्राम। वो कहता है कि आप जो है जितने मर्जी चाहें, जो आपने नई डाटा टाइप, जिस तरह आप जो है इंटीजर आपके पास जो है वो बनी बनाई डाटा टाइप है या प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसके जितने मर्जी आप जो है वो वेरिएबल जो है अपने प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। वैसे जो आपने अपनी नई टाइप बनाई, क्लास टाइप जो है वो आपने बनाई, उसके भी आप मल्टीपल जो है वेरिएबल्स जो है वो बना सकते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। एंड ईच ऑफ देम वुड कंटेन देयर ओन वेरिएबल्स। और हर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अपने वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई और उसके अंदर स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर जो है वो आपने दो फंडामेंटल टाइप्स, नेम के लिए आपने स्ट्रिंग यूज़ कर ली या आपने करैक्टर अरे यूज़ कर ली, और रोल नंबर के लिए आपने इंटीजर यूज़ कर लिया। तो इंटीजर और जो आपका करैक्टर अरे है या स्ट्रिंग है, इन दोनों को मिलाकर आपने एक नई टाइप जो है वो बनाई और उसका नाम रखा आपने स्टूडेंट। अब हर स्टूडेंट के ये दो अपने अपने वेरिएबल होंगे। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने उस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट 1 का अपना इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर होगा, ऑब्जेक्ट 2 का अपना इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर होगा और ऑब्जेक्ट 3 का अपना इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर, और सेम इसी तरह से जो है वो करैक्टर अरे जो है वो नाम के लिए होगा। जी अब हम बात करते हैं 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आप कह सकते हैं प्रिंसिपल और पिलर्स हैं, जिनमें एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन कहा जाता है पैकेजिंग ऑफ डाटा वैल्यूज एंड फंक्शंस विद इन एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज एनकैप्सुलेशन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब आप डाटा वैल्यूज और फंक्शंस को एक साथ पैकेज कर देते हैं, मतलब एक कंटेनर के अंदर जब आप पेश करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप कंबाइन कर देते हैं डाटा और फंक्शन को, तो इसको आप नाम देते हैं एनकैप्सुलेशन का। सेकंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन टाइप रिक्वायर्स अ combination of specific number of different properties, the properties that makes the object what it is.
जी, यहाँ पर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जो है आपके सामने है। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ जो है बताती हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, या हम ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं वो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो बात की स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, इसी तरह से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की क्लास। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाती हैं। तो फिर वो कहता है प्रिसाइज सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़ दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन सफिशिएंट डिटेल फॉर योर नीड्स। प्रिसाइज सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़, प्रिसाइज सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़, यहाँ इस पॉइंट्स का जो मतलब है वो ये है कि हम जो है ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखते, बल्कि सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, या सिर्फ वो सफिशिएंट डिटेल उस ऑब्जेक्ट की अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। फॉर अ बॉक्स इट कुड बी जस्ट 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। कि एक बॉक्स है तो वो कहता है कि उस बॉक्स की हमें 3 प्रॉपर्टीज़, अगर हमने उस बॉक्स को जो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमें काफ़ी हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन आगे वो कहता है फॉर अ एयरक्राफ्ट कैरियर इट इज़ लाइकली टू बी मच मोर। और वो कहता है कि जब हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं या किसी एरोप्लेन की बात करते हैं, तो वहाँ वो कहता है कि हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो बनानी होंगी या रिप्रेजेंट करनी होगी। तो बॉक्स के लिए तो सिर्फ 3 जो है वो हमारे पास वेरिएबल काफ़ी हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट के लिए जो है हमें कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए। तो अब ये हम बात कर रहे हैं कि हम उस डोमेन के अंदर भी स्पेसिफिक हो जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सारी की सारी जो है हम उसकी बिलोंगिंग्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वहाँ पर यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक स्टूडेंट जो है वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, इसके अलावा जो है वो किस कास्ट से बिलोंग करता है या वो किस विलेज से बिलोंग करता है, तो उसका क्लासेस से कोई ताल्लुक नहीं है उसके विलेज का या उसकी कास्ट का। तो हमें वो कास्ट के लिए वेरिएबल बनाने के लिए या उसके विलेज के लिए वेरिएबल बनाने के लिए जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से किसी बैंक अकाउंट होल्डर का अगर आप उसकी पर्सनल डिटेल रखते हैं, जी बैंक अकाउंट होल्डर के पास जो है वो गाड़ी कौन सी है, या बैंक अकाउंट होल्डर के हेयर कलर जो है वो कौन सा है, तो इस किस्म की डिटेल जो है वो हमें बैंक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ वही डिटेल रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। Object can also contain the set of functions that operate on it, functions that use or change the properties. In other words, what you can do with it or to it. अब देखें यहाँ पर वो कहता है कि जो हमने इनकेप्सुलेशन की बात की, इनकेप्सुलेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक डाटा और उसके साथ उस डाटा के लिए फंक्शन। तो यहाँ पर वही फंक्शंस की बात कर रहा है और ये बताया जा रहा है, वो कहता है कि फंक्शन जो है वो 2 काम करते हैं, या तो वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं या उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। यू कैन डू विथ इट, कि उनसे आप क्या कर सकते हैं और उन पर क्या कर सकते हैं। तो देखें जिस तरह ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बॉक्स, तो बॉक्स के जो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट अगर हमें मालूम है, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो हमें बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करके दे दे। इसी तरह से हमारे पास अगर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है और हमारे पास जो है वो आज की करंट डेट जो हमें मालूम है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट की एज जो है वो कितनी होगी। तो हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी स्टोर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एज स्टोर नहीं करेंगे। एज जो है हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो हमें कैलकुलेट करके बता दे। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। सेकंड वो कहता है कि फंक्शन जो है प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट करते हैं या उनको चेंज करते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक अकाउंट की एग्जांपल ले लें, तो बैंक अकाउंट की जो फंक्शंस होंगे वो अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है वो आपका डिपॉजिट करेंगे, बैलेंस जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं।
इसी तरह से बैलेंस के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो की जा सकती है। तो फंक्शन जो है यहाँ पर क्या कर रहे होंगे कि बैलेंस की जो वेरिएबल होगा वो हमारा उसकी प्रॉपर्टी है बैंक अकाउंट की, और फंक्शन जो हमने बनाया विड्रा का या डिपॉजिट का, वो फंक्शन जो है उसको उन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे। तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ भी किया जा सकता है फंक्शंस के ज़रिए, और प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई भी किया जा सकता है फंक्शंस के ज़रिए। Every object of a given class incorporates the same combination of the things, specifically the set of data values as a member variables of the class that characterize an object and the set of operation as a member function of the class. अब यहाँ पर वो कहता है कि जब आप किसी क्लास की बात करते हैं तो उस क्लास के अंदर जितने भी आपने डाटा वेरिएबल्स बनाए होते हैं या फंडामेंटल टाइप्स के वेरिएबल बनाए होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए वेरिएबल्स के अंदर, तो उन वेरिएबल्स को, उन डाटा मेंबर्स को जो है आप जो है वो डाटा मेंबर बोलते हैं या मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं। तो बेसिकली क्लास के दो मेंबर आपके पास होते हैं, एक डाटा मेंबर कहलाते हैं और दूसरे जो है आपके फंक्शन मेंबर कहलाते हैं, या फंक्शंस को जो है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो मेथड्स भी बोला जाता है। तो वो कहता है कि डाटा मेंबर जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और फंक्शन मेंबर्स जो हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन कहा जाता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसके फंक्शंस और उसके मेथड्स को कंबाइन कर दिया, तो इसको आप नाम देते हैं एनकैप्सुलेशन का। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह आप फार्मेसी से कैप्सूल लेते हैं, तो कैप्सूल का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि कैप्सूल के अंदर वो मेडिसिन होती है और साथ में उसमें छुपा होता है उसका इफेक्ट जो उसने आपकी बॉडी पे करना होता है, तो इसलिए जो है वो कैप्सूल जो है वो कहलाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसके डाटा मेंबर्स को और उसके फंक्शन मेंबर्स को दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो इस प्रिंसिपल को नाम दिया जाता है एनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, दैट इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग। इसको एब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। डाटा हाइडिंग क्या होती है? द एबिलिटी टू मेक डाटा वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट जनरली इनएक्सेसिबल इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जी, सिंपल डेफिनेशन डाटा हाइडिंग की वो कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की डाटा वैल्यूज़ को या उसके डाटा मेंबर्स को या उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी फील्ड्स को आप इस तरह से बनाते हैं ऑब्जेक्ट को कि आप उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जनरली इनएक्सेसिबल इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग। तो इसको डाटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहा जाता है। एबिलिटी टू मेक द डाटा वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट जनरली इनएक्सेसिबल, कि आपके पास जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी एबिलिटी हो, ऐसी कैपेबिलिटी हो कि आप डाटा की जो फील्ड्स हैं, जो डाटा मेंबर्स हैं, उनको आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक्सेसिबल जो है डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकें, तो उसको डाटा हाइडिंग बोला जाएगा। द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड आर ओनली मॉडिफाइबल इन अ कंट्रोल्ड वे। वो कहता है कि जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम बचाते हैं डायरेक्टली आउटसाइड इंटरफेरेंस के, कोई जो है बाहर से हमारी क्लास या हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली उसके किसी डाटा मेंबर को एक्सेस ना कर सके या उसके अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन ना कर सके। मॉडिफिकेशन करने के लिए वो कहता है कि कंट्रोल्ड वे होना चाहिए। वो कहता है कि maintain the integrity of an object, it allows you to make sure that an object's internal state and the combination of all its member variables and remains valid at all the times। वो कहता है कि ये डाटा हाइडिंग का एक एडवांटेज ये है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है किसी भी टाइम के ऊपर, हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट, उसको जो है उसकी इंटीग्रिटी को बरकरार रखता है। और इंटीग्रिटी क्या है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे वेरिएबल्स की, वो हमेशा जो है वो वैलिड रहें। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। देखें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है एक क्लास है डक, जो किसी जो है वो डक को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे प्रोग्राम के अंदर। फिर वो कहता है डक इट शुड नॉट हैव 4 legs, लेग काउंट इनएक्सेसिबल।
कहता है हमने डक बनानी है और डक के जो है हमने स्टोर करना है प्रॉपर्टी कि उसकी कितनी लेग्स होती हैं, तो एवरी डक हैज़ 2 लेग्स। तो वो कहता है कि हम इस प्रॉपर्टी को जो है डायरेक्टली जो है वो एक्सेसिबल नहीं रखेंगे। क्यों एक्सेसिबल नहीं रखेंगे वो? क्योंकि हम जो है वो डक की प्रॉपर्टीज जो फिक्स कर सकते हैं कि उसकी जो है वो 2 लेग्स होती हैं कि कोई उनको चेंज ना कर सके, 4 ना कर सके या 8 ना कर सके, तो वो सिर्फ वो रीड हो सके, उसके अंदर जो हम किसी किस्म की चेंजेस जो है वो ना कर सकें। इसी तरह से वो कहता है इट्स वेट इज़ डेफिनेटली रेयरली ज़ीरो और नेगेटिव, कि किसी भी जो डक है उसका वेट ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई जो है वो डक का वेट जो है वो ज़ीरो नेगेटिव करना चाहे तो ये पॉसिबिलिटी भी ना हो। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको डाटा हार्डिंग जो क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ बैंक अकाउंट्स का, और मैं उस बैंक अकाउंट के सॉफ्टवेयर को कहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, या आपके सॉफ्टवेयर के साथ जो है उसके कनेक्शन हो जाएगा कि आप जो है ऑनलाइन बैठकर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के अंदर कर सकें। अब एक यूज़र जो है अगर उसको उसका बैलेंस जो है वो डायरेक्टली एक्सेस दे दी जाए जो बैंक के अकाउंट के सॉफ्टवेयर के अंदर जो उस वेरिएबल के अंदर जहाँ पर बैलेंस उसका जो अकाउंट होल्डर का सेव हो रहा है, तो अकाउंट होल्डर जो है उसको ऑनलाइन जो है वो मिस यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो है मेरे अकाउंट के अंदर अगर 10,000 है और मैं विड्रॉ करता हूँ 20,000, तो अब ये जो है मेरे अकाउंट की इंटीग्रिटी को डिसोबे करेगा या उसको जो है वो मेंटेन नहीं रखेगा कि बैलेंस जो है वो अकाउंट के अंदर वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा उसके अंदर कंट्रोल्ड वे ऐसा मैकेनिज्म डालूंगा कि यूज़र जो है जब भी उसने विड्रॉ करना हो पहले जो है मैं अपना बैलेंस उसके अकाउंट का चेक करूं, मेरा बैंक का सॉफ्टवेयर जिसके अकाउंट का बैलेंस चेक करे, उसके बाद जो है वो उसको अगर उसकी अमाउंट जो है वो उसकी लिमिट के अंदर है तो फिर उसको जो है विड्रॉ करने दे, अदरवाइज ना करने दे। तो ये कंसेप्ट है डाटा हार्डिंग का कि हम क्या करते हैं, हम इस किस्म के वेरिएबल्स को जो है वो एक्सटर्नल एक्सेस या आउटसाइड एक्सेस से जो है वो रोक देते हैं, और अगर एक्सेस देनी भी होती है तो हम उसको कंट्रोल्ड वे के अंदर देते हैं, मुकम्मल एक्सेस जो है वो नहीं देते। मेंबर फंक्शन दैट मैनिपुलेट देम एज मेंबर वेरिएबल्स एज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि जो मेंबर वेरिएबल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो उसकी स्टेट को बता रहे हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस है ये उसके बैलेंस का जो वेरिएबल है वो आपको बता रहा होगा। फिर वो कहता है मेंबर फंक्शंस दैट मैनिपुलेट देम एज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। फंक्शंस जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं तो वो कहता है कि वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां से आपके ऑब्जेक्ट के साथ जो है बाहर के जो वर्ड है, या वर्ड से मुराद जो बाहर के जो कोई और प्रोग्राम है या आपके ऑब्जेक्ट को जो कोई और फंक्शन यूज़ करता है जो कि उस क्लास के अंदर नहीं है, या कोई और क्लास जो है वो आपकी क्लास के वेरिएबल को यूज़ करती है, तो ऐसे केसेस के लिए सिर्फ उसके पास एक ही तरीका हो, और वो तरीका हो कि वो किसी फंक्शन को कॉल करे जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, और वो फंक्शन जो वो कहलाएगा आपकी ऑब्जेक्ट का इंटरफेस। इंटरफेस बोला जाता है जहाँ से आप इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आप उस क्लास के अंदर आपने बैलेंस चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो फंक्शन पर्टिकुलर कॉल करें और वो फंक्शन जो है वो आपके जो है आपका बैलेंस जो आपको इनडायरेक्टली जो है वो रिटर्न करे। हाइडिंग द डाटा विद एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी बट इट्स अ जनरल अ गुड आइडिया। वो कहता है कि डाटा हाइडिंग जो है वो लाजमी नहीं है कि आप उसको हाइड करें, लेकिन अभी जो बैंक की हमने एग्जांपल दी अकाउंट की, तो उस केस के अंदर जो है वो डाटा हाइडिंग जो है वो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है कि ऐसा करना जो है वो एक अच्छा काम है। डाटा हाइडिंग रिड्यूसेस द कपलिंग बिटवीन अ क्लास एंड द कोड दैट यूजेस इट। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपकी क्लास के कोड को और उस क्लास को जिस कोड ने यूज करना है उनके दरमियान जो क्या लें आप एक रिलेशनशिप है या उनके दरमियान जो कपलिंग है उसको जो है वो डिकपल करता है या उनको अलग अलग रखता है। आपका कोड जो है फंक्शन का जो क्लास के अंदर है वो इंडिपेंडेंट होगा और जिसने उसको यूज करना है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इस कंसेप्ट को आप नाम देते हैं डाटा हाइडिंग। तो यहाँ पर एक बात क्लियर जो है वो आप लोग समझ लें कि डाटा हाइडिंग से मुराद जो है किसी किस्म का सिक्योरिटी चेक नहीं है कि आप जो है कोई चीज़ जो है किसी से छुपा रहे हैं या कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर किस से छुपा रहे हैं आप, तो आप दूसरे प्रोग्राम, दूसरी क्लासेस, दूसरे फंक्शन से छुपा रहे हैं, ना कि उसके यूज़र से छुपा रहे हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। द एबिलिटी टू डिफाइन वन टाइप इन टर्म्स ऑफ अनदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी अदर ऑब्जेक्ट की टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं तो इस एबिलिटी को आप नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ तो एक स्टूडेंट जो है वो पहले एक ह्यूमन है, एक इंसान है, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कार की, तो कार जो है वो हमारी एक व्हीकल है। हमारी कार भी व्हीकल हो सकती है, जीप भी व्हीकल हो सकती है, इसी तरह से ट्रक भी व्हीकल हो सकता है। तो ये जो हमारे पास टाइप्स आ रही हैं मुख्तलिफ, ये हम दूसरी टर्म्स के अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट को जो है कह सकता हूँ कि तुम जो है वो एक इंसान हो। इसी तरह से जो है मैं किसी भी कार को कह सकता हूँ कि कार जो है वो एक गाड़ी है या व्हीकल है। फिर वो कहता है यू कुड डिफाइन, एक एग्जांपल आपको दे रहा है, वो कहता है यू कुड डिफाइन अ लोन अकाउंट एज बीइंग लाइक अ बैंक अकाउंट बट विद अ फ्यू एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ इट्स ओन। वो कहता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, लोन अकाउंट है, वो एक बैंक अकाउंट है लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से ज़्यादा होंगी कि उसके अंदर लोन की कैलकुलेशन जो है वो शामिल होंगी। द लोन अकाउंट टाइप इनहेरिट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द बैंक अकाउंट विच इज रेफर टू its base class. In the case you would say that the loan account is derived from the bank account. अब देखें वो कहता है कि जो हमारा लोन अकाउंट होगा वो हम ड्राइव करेंगे बैंक अकाउंट से, मतलब हम उसे अखज़ करेंगे बैंक अकाउंट से। और वो जो लोन अकाउंट होगा उसके अंदर बैंक अकाउंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके अलावा जो है वो लोन अकाउंट की जो उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं पेरेंट का या बेस क्लास का, और जिसको हम कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं चाइल्ड क्लास का या ड्राइव्ड क्लास का। तो यहाँ पर बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर जो है कंसेप्ट ये है कि आप एक क्लास से एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर। तो जब आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो वो क्लास जो है आपकी कहलाती है पेरेंट क्लास और बेस क्लास, और जिस क्लास के अंदर आप इनहेरिट कर रहे होते हैं वो उसकी चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास जो है वो कहलाती है। अब कॉमन एग्जांपल जो अभी जो मैंने दी कि आपका स्टूडेंट जो है वो एक ह्यूमन भी है, तो एक ह्यूमन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप ह्यूमन की क्लास से या पर्सन की क्लास से जो है स्टूडेंट की क्लास ड्राइव करते हैं तो एक पर्सन की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारी इनहेरिट हो जाएंगी आपके स्टूडेंट के अंदर। अब स्टूडेंट जो है क्योंकि उसने कोर्सेज स्टडी करने हैं तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की उसकी क्लास कौन सी है, उसका टाइम टेबल क्या है, ये उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो है आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक नेचुरल जो हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वही जो है हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं कि आप जो है अपने से पहले आने वाली चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनहेरिट कर लेते हैं और मज़ीद अपनी एबिलिटीज़ या आपके जो उनको चेंज भी जो है वो कर सकते हैं। ईच लोन account object contains all the members that the bank account object does, but it has the option of defining new members of its own or redefining the functions it inherits so that they are more meaningful in its context। यही बात जो है यहाँ पर वो बता रहा है, कहते हैं कि लोन अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ रखेगा, लेकिन उसके अलावा जो लोन की कैलकुलेशन है वो एडिशनल चीज़ें, उसके लिए एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी अपने अंदर जो है वो रख सकता है, या आप जो लोन अकाउंट का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। देखिए आप ह्यूमन का कॉन्सेप्ट की बात करें तो ह्यूमन की जो वो स्टडी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब आप ह्यूमन को इनहेरिट करते हैं स्टूडेंट के अंदर तो ह्यूमन हर इंसान का एक नाम होता है, तो नाम जो है वो सबके अंदर आ जाएगा, लेकिन रोल नंबर जो है वो आप एडिशनल स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो वो बना सकते हैं। इसी तरह से कोई पर्सन की क्लास है तो उसके पर्सन का एक पर्टिकुलर जो है वो नेम होगा और उससे जो है आप कोई एम्प्लॉय भी बना सकते हैं, टीचर भी बना सकते हैं, स्टूडेंट भी बना सकते हैं, लेबर भी बना सकते हैं, कोई टीम प्लेयर भी बना सकते हैं। तो आपने क्या किया कि वो जो नेम था वो थी उसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी, जब आपने उसकी चाइल्ड क्लास बनाई या ड्राइव्ड क्लास बनाई तो वो पेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट हो गई,
आप चाहें तो इसके अंदर मजीद प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने जो है वो एम्प्लॉय नंबर ऐड कर दिया, रोल नंबर ऐड कर दिया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। और इसका दूसरा नाम जो है रीयूजेबिलिटी भी है, कि एक चीज़ पहले से बनी हुई है, आप उसको रीयूज कर लें। हाँ, उसके अंदर आप चाहें तो अपनी नीड्स, अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो उसके अंदर जो है आप चेंजेस भी कर सकें या उसके अंदर एडिशन भी कर सकें। लास्ट जो हमारे पास फोर्थ प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है किसी भी चीज़ की मुख्तलिफ अशकाल, मुख्तलिफ शेप्स या मुख्तलिफ टाइप्स कह लें या मुख्तलिफ फॉर्म्स कह लें, या मैनी, बेसिकली पॉली मीन्स मैनी के मैनी फॉर्म्स। अच्छा, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है एबिलिटी टू एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट टाइम्स, कि किसी भी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। कंसेप्ट दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स कैन बी एक्सेस थ्रू द सेम इंटरफेस। बेसिक जो इसका कंसेप्ट है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी एक्सेस थ्रू द सेम इंटरफेस, कि आप एक फंक्शन से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकें। ईच टाइप कैन प्रोवाइड इट्स ऑन इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस, और हर जो ऑब्जेक्ट होगा या हर जो क्लास का टाइप का वेरिएबल होगा वो अपनी जो है डेफिनेशन होगी, उसकी अपना तरीकाकार होगा उस इंटरफेस का। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट नोट ऑन कंप्यूटर। अब देखें ये इंस्ट्रक्शन जो है मैंने अगर क्लास में किसी खड़े होकर दी तो इट मीन्स कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि वो जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है या कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर जो है एक नोट जो है वो राइट करें अपनी नोटबुक्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि मैंने जब कहा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अंदर उस क्लास के अंदर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे आप कि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी कॉपी पे करेगा, अपनी वर्डिंग लिखेगा, अपने पेन से लिखेगा और डिफरेंट फॉर्म के अंदर करेगा। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ, मैं मुखातिब कर रहा हूँ, या मैं एक रेफरेंस या एक इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट। कि मैं उनको कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आप राइट करें, तो उसके अंदर अब मेल फीमेल स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, क्लास के तमाम स्टूडेंट आ जाएंगे, डिफरेंट रोल नंबर के स्टूडेंट आ जाएंगे। लेकिन वो सब करेंगे क्या, वो राइट करेंगे नोट, लेकिन सारे अपने अपने तरीके से करेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म की। दूसरी एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने अगर पहले से प्रोग्रामिंग कोई इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो कंसेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि सेम नाम का फंक्शन जो है वो आप अपने प्रोग्राम या अपनी क्लास के अंदर जब बनाते हैं तो उसको कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन उसके अंदर उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक सम का फंक्शन बनाया जो कि दो इंटीजर वैल्यूज़ का सम लेता है। इसी तरह से एक फंक्शन मैं बनाता हूँ सम का, नाम उसका भी सम होगा, लेकिन वो क्या करता है, वो दो फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को जो है वो उसकी एडिशन करता है। इसी तरह से कोई तीसरा फंक्शन सम का बनाते हैं जो एक फ्लोट लेते हैं और एक इंटीजर को जो है वो ऐड करके आपको जो है उसकी जो है वो रिजल्ट जो है वो देता है। तो ये बेसिकली क्या है कि सम की हमने पॉलीमॉर्फिज्म उसके ऊपर अप्लाई कर दी, सम की मैनी फॉर्म्स बना दी कि सब ने कैलकुलेशन अपने तरीके से करनी है, लेकिन नाम जो है इंटरफेस जो है वो एक ही है सम का। इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में हम आगे जाके जो है वो स्टडी करेंगे कि आप प्लस के ऑपरेटर को और जो है वो सिंपल प्रिमिटिव इंटीजर को प्लस भी कर सकते हैं, और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो वैल्यूज़ हैं उनको भी जो है आप ऑपरेटर को जो है रीडिफाइन कर सकते हैं कि वो उनको जो है एडिशन करे। तो ऑपरेटर्स को जो है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर जो है ओवरलोड किया जा सकता है बिल्कुल सम की तरह। लास्ट जो एग्जांपल है ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप। अब देखें एक कॉन्टेक्स्ट है कि आप लोग जो है कोई वीडियो गेम बना रहे हैं और वीडियो गेम्स के अंदर बहुत सारे ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके सामने हैं। अब देखें जब मैं बात करता हूँ ड्रा की, तो आप जो है ड्रा का मतलब ये है कि मैं आपको कहता हूँ ड्रा आ ज्योमेट्रिकल शेप। अब शेप जो है वो बहुत सारी टाइप की हो सकती है। शेप के अंदर सर्कल भी आ सकता है, ट्राइंगल भी आ सकती है, रेक्टेंगल भी आ सकती है। तो जब मैं ड्रा की बात करूँगा तो ड्रा क्या है, ड्रा किसी एक फंक्शन का नाम है, एक इंटरफेस का नाम है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि जब मैं
उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो ड्रा को कॉल करूँ तो रेक्टेंगल खुद को ड्रा करे अपने तरीके से, सर्कल का ऑब्जेक्ट जो है वो खुद को ड्रा करे अपने तरीके से, स्क्वायर का, बॉक्स का ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ शेप्स के ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी अपनी शेप्स जो है वो डिफरेंट तरीके से ड्रा करें। लेकिन मेरी जो कॉल होगी या जो जिस तरीके से मैं उसको उसके फंक्शन को कॉल करूँगा तो फंक्शन जो है वो एक ही होगा ड्रा के नाम से, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जो है वो ड्राइंग अपने तरीके से करेगा। तो ये एक और एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ये चार प्रिंसिपल है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के: इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमारे पास जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या थी, उनके अंदर जब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो हमें जो है वो मैनेज करना मल्टीपल वेरिएबल्स को मुश्किल हो जाता था। तो उसका सोल्यूशन हमें क्लासेस ने दिया। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है हम करते हैं। फिर हमने 4 प्रिंसिपल्स देखे एनकैप्सुलेशन, जहाँ पर हम जो है डाटा को या प्रॉपर्टीज़ को और उसके फंक्शंस को जो है एक ही क्लास के अंदर कंबाइन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। फिर हमने डाटा हाइडिंग देखा, फिर इनहेरिटेंस, और लास्ट जो हमारे पास था दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लासेस जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं C++ के अंदर और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।